गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यह है क्लास 12th के इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का के अध्याय 2 का भाग 5 अध्याय 2 का भाग 5। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में, यानी कि जो 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच में नगर कैसे थे और वहाँ पे व्यापार किस प्रकार से होता था, इसकी चर्चा हम इस भाग में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। नए नगर, यानी कि छठे टॉपिक का पहला सब टॉपिक है नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। अब उपमहाद्वीप से मतलब क्या है? भारत और भारत के जो अभी पड़ोसी देश है वर्तमान में, उसको उपमहाद्वीप के नाम से यहाँ पे उसकी बात की गई है। हमने क्या पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। संचार मार्ग यानी कि जहां से एक दूसरे से जाना सूचना आसानी से प्राप्त किए जा सके, जैसे कि नदी या फिर सड़क इत्यादि के, ठीक है, नदी या नहर के नदी के किनारे संभवतः, जैसे कि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे। अब पाटलिपुत्र की जब बात आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा एक संक्षेप में पाटलिपुत्र का इतिहास। आखिर पाटलिपुत्र का नामकरण कैसे हुआ और ये पाटलिपुत्र आखिर था क्या, इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ। पाटलिपुत्र का विकास किससे हुआ? पहले ये पाटली ग्राम था और पाटली ग्राम था इसलिए इसको पाटलिपुत्र बाद में बना दिया गया, यानी कि विकास करके गांव से हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह जिसको अभी राजगीर कहते हैं, राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री xuanzang 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया। कब आया? 7वीं सदी ईस्वी में, यानी कि 600 ईस्वी के बाद, 600 ईस्वी के बाद जब ये आया यहाँ, तो इसने इसे जो है ना क्या पाया? खंडहर पाया। खंडहर मतलब यहाँ पे कि कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बचे खुचे जो चीज़ें थी वो इन्हें मिला, ये एकदम पुराना, कोई भी बसावट नहीं थी। उस समय यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम थी। अब आगे हम जानते हैं इसमें उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। भूतल मतलब भूमि के तल के जो रास्ते थे, किनारे थे, उसके किनारे ये राज्य बसे हुए थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसाय के नज़रिए से सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे, यानी कि ज़्यादा ही एक्टिव ये केंद्र थे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अगले पृष्ठ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नगरों के बारे में मानचित्र में देख लेते हैं जो प्रमुख नगर को यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी अगर बात करें हम
तो इसमें ये देखिए, अभी वर्तमान में ये तक्षशिला जहाँ पे कुषाण का शासन था, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर है ये। और उसके बाद ये है कन्नौज, मथुरा, श्रावस्ती, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था। यहाँ उसके बाद ये आ गया आपका वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, महास्थान, विदिशा, उज्जैनी। इस एरिया में संभवतः शक का था और बाद में जो है वाकाटक साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ। और इसके बाद यह है शिशुपालगढ़, शिशुपाल ने इसके की स्थापना की थी, नाम से ही पता चल रहा है। पैठन, यहाँ पे सातवाहन का शासन था। और उसके बाद चोल, चेर और पांडे इस एरिया में था, जहाँ के कोडू, मनाल और पुहार मुख्य नगर उस समय में थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखते हैं नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। संभ्रांत वर्ग को यानी कि संभवतः ये उच्च वर्ग थे। हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे, यानी कि किले से मतलब पूरे ऊंची ऊंची चार दीवारियां होती थी जिसे किले कहा जाता था, उससे ये पूरे तरीके से घिरे होते थे। हालांकि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। अब मतलब व्यापक मतलब पूरी तरीके से विस्तार से खुदाई करना वहाँ पे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हड़प्पा के शहरों में जहाँ पे कि लोग पहले रहते थे, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ की खुदाई करनी आसान है। लेकिन इसके मुकाबले अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे लोग आज भी रहते हैं, वहाँ पे आज भी मकान हैं और लोगों की बसावट है, जनसंख्या है, तो इसलिए वहाँ की खुदाई पूरी तरीके से करना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी पुरावशेष मतलब पूरा मतलब पुराना, अवशेष मतलब बचे खुचे जो चीज़ें होती है, यानी कि खंडहर इत्यादि के जो बचे खुचे चीज़ें होती है उसको पुरावशेष कहते हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी, उत्कृष्ट मतलब निकृष्ट मतलब सबसे घटिया और उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा। तो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे गुण वाले, जिन पर क्या चढ़ी हुई है? चमकदार कलई चढ़ी हुई है। कलई मतलब होता है जैसे जो किनारे किनारे पे लगा दिया जाता है, यानी कि पूरे बाहर से लगाया जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। उत्तर में था, कृष्ण मतलब होता है काला, तो काले कलर की कलई चढ़ी थी। मार्जित मतलब मार्जन देना, मार्जन यानी कि समझ रहे होंगे कि जो चारों किनारों से या चारों साइड से जो एक बॉर्डर जैसा बना जाता था, तो उसे हम मार्जन कहते हैं। तो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे, क्योंकि इसकी जो बनावट है, इसकी नक्काशी देख के ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इसका उपयोग संभवतः अमीर लोग करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य मतलब इसमें तांबा और टीन के मिश्रण से यह बनाया जाता था। कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख मतलब ऐसे अभिलेख जिसमें दान का वर्णन दिया जाता था, यानी कि दान किसे दिया गया और उसका क्या व्यवसाय है। इसमें दाता का नाम, यानी कि इस अभिलेख में दाता का नाम के साथ साथ प्रायः यानी कि व्यवसाय का भी उल्लेख होता था, यानी कि उनके वो कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी,
धोबी, बुनकर, बुनकर मतलब कपड़े बुनने वाले, लिपिक, बढ़ई, लिपिक मतलब क्लर्क जो लेखन कार्य में लगे हुए थे, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, स्वर्णकार यानी कि सोने चांदी के गहने बनाने वाले, लौहकार लोहे के औजार बनाने वाले, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारी के संघ का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया है। इसमें ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी, और यह संभव है कि शिल्पकार नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछा हुआ था, यानी कि नदी मार्ग का भी एक नेटवर्क पूरा बना हुआ था, पूरी तरीके से नेटवर्क, और भूमार्ग यानी कि जमीन के ऊपर जो रास्ते बने हुए थे उसका भी एक जाल बिछा हुआ था, कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे भूमार्ग यानी कि स्थल मार्ग यानी कि जमीन के ऊपर जो मार्ग होता था वो मार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, देखिए ध्यान दीजिए इनका रूट क्या था, अरब सागर से होते हुए। अब अरब सागर आप लोग मैप में देख लीजिएगा, और एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे कि ये भारत की ये बनावट है ऐसे, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, अरब सागर। तो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, अब ये यहाँ से ऐसे करके इधर से होते हुए यहाँ उत्तरी अफ्रीका में आता है, और फिर पश्चिमी एशिया तक फैल गया, और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। यानी कि अब इसको जरा हम यहाँ से मैप से समझते हैं, तो देखिए अरब सागर ये वाला हिस्सा है, अरब सागर, ये अरब सागर है, तो यहाँ से होते हुए ये उत्तरी अफ्रीका, ये विश्व के मानचित्र में आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक, पश्चिमी एशिया मतलब इधर वाले हिस्से में इस तरफ आगे बढ़ गया था, इधर से ऐसे होते हुए, तो ये बढ़ गया था, और इधर जो है ना बंगाल की खाड़ी से चीन के तरफ फैल गया था। तो इसको आप अवश्य जो है ना मैप में देख लीजिएगा, इससे और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बातें समझ में आएंगी। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, यानी कि पैदल, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो गट्ठा इत्यादि लेके आवाज़ नहीं लगाते, तो वो फेरी वाले ही उनको कहते हैं, तो जो पैदल चल के करते हैं। फिर घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों की जो दल यानी कि टीम के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी, यानी कि इसमें हमेशा डर रहता था किसके, छीन जाने का। तमिल भाषा में मसत्थु वन और प्राकृत भाषा में सथवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे, यानी बड़े धनी को तमिल भाषा में मसत्थु वन और प्राकृत भाषा में सथवाह और सेठी कहा जाता था। उसी से सेठी से ही संभवतः सेठ शब्द का निर्माण हुआ होगा, सेठ शब्द का निर्माण हुआ होगा। नमक, अब देखिए यहाँ से क्या कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था, तो नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, उससे बने हुए उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे
अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों और कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अब आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को भूमध्य क्षेत्र के बारे में ज्ञात है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ कि भूमध्य क्षेत्र आखिर कौन सा क्षेत्र था। तो विषुवत वृत्त यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, उसके लगभग बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं हम, और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ये मालाबार तट जो कि अभी क्या है, आधुनिक केरल का हिस्सा है, आधुनिक केरल का हिस्सा है। या अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में एक यूनानी समुद्री यात्री ने अपनी लिखी हुई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की एक किताब थी इनकी, उसमें उन्होंने जो कहा था उसका एक अंश है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो अब इसमें देखिए इन्होंने क्या वर्णन किया है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए, दाल चीनी मसाला का नाम है, काली मिर्च भी मसाला है, बाजार वाले नगरों में वे जहाज भेजते हैं। कौन भेजते हैं? तो विदेशी व्यापारी। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबा, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों यानी कि अच्छी क्वालिटी की मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग, कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। ये उसका एक छोटा सा अंश है। अब देखिए अब इसके आगे क्या है। तमिलनाडु में कोडू मनाल आप देख लीजिएगा तमिलनाडु में कहाँ पर है। तमिलनाडु में फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ तमिलनाडु में कहाँ पे है। तो तमिलनाडु में कोडू मनाल आपका ये समुद्री तट के आसपास ही है कोडू मनाल। तो कोडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं 6.4 सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से, सिक्के का चलन जो हो गया तो उससे विनिमय यानी कि लेन देन कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के। अब आहत सिक्के किस प्रकार के होते हैं जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। आहत सिक्के ये हैं, देखिए ये है आहत सिक्के, ये हैं आहत सिक्के। आहत सबसे ही क्लियर है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके यानी कि उस पर चोट दे के यानी कि खुदाई करके इनको बनाया जाता था, यानी कि इस सिक्के का निर्माण भी आसान काम नहीं था। और सिक्कों का जो अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा मतलब होता है करेंसी, शास्त्र मतलब किताब। और इसमें जो चित्र होता है, लिपि होता है और धातु, कौन कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ये सभी भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए
मुद्रा शास्त्र के अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्री कहते हैं। तो आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग यानी कि व्यापार के प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यानी कि इसको कौन चलाया था? राजाओं ने चलाया था। यानी कि मौर्य राजवंशों के प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल से मिलाकर पहचान की गई, तो उससे पता चला कि राजाओं ने इसे चालू किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा यानी कि मूर्ति के नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यूनानी शासकों ने, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 200 साल पहले उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। उन्होंने ही सबसे पहले आहत सिक्के चलाए थे। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने चलाया था। कुषाण यानी कि जिनका शासन उत्तर पश्चिमी एरिया में था। इनके आकार और वजन तत्कालीन यानी कि उस समय के रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। यानी कि उसी जैसे सेम टू सेम वजन था, सेम टू सेम साइज था। और उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थल यानी कि जो पुराने स्थल हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग में संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, यानी कि लेन देन किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थल यानी कि पुराने स्थल से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। राजनीतिक सीमाओं से यह बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। यानी व्यापारिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि नहीं, व्यापारिक नजरिए से। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र के यौधेय ये कबीला था। कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। मतलब जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करने वाले जो होते हैं उन्हें पुराविद कहते हैं, को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता यानी कि उसमें भाग लेना ये स्पष्ट होता है, परिलक्षित होती है, यानी कि स्पष्ट नजर आती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि बिल्कुल अधिकतम शुद्ध सोना था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय यानी कि व्यापार में लेन देन करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सोने के सिक्के अगर मिलने कम हो गए तो इसका मतलब है कि राजकोष पे बल पड़ा था और इससे जब व्यापार में भी फर्क पड़ा था, तो इससे हो सकता है कि ये भी कारण रहो। लेकिन इसको लेके इतिहासकारों में मतभेद है, यानी कि कंट्राडिक्शन है उनके विचारों में। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती यानी कि दूर के व्यापार में कमी आई, जिससे इन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा, जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। और का कहना क्या है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों यानी कि नए सिस्टम का उदय होने लगा था। और इनका यह भी कहना है कि हालांकि इस काल के सोने के सिक्के का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है।
तो क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? हो सकता है ये भी कारण हो कि भाई चलन में तो है लेकिन किसी ने उसका संग्रह यानी कि उसको कलेक्ट करके नहीं रखा हो। तो ये तो थी बातें। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे मूल बातें, यानी कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।